वेलकम बच्चों। हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेसन 1 लिविंग वर्ड, और इसमें बेटा हम लोग एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं बेटा। तो हम लोगों ने एक पैराग्राफ देखा था, फर्स्ट पैराग्राफ। काफ़ी टाइम लगा उसमें, लगभग 1 आवर लग गया, एक ही पैराग्राफ हो पाया। लेकिन थोड़ा डिटेल ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ा इसमें। कुछ ऐसी लाइंस हैं जो एक्सप्लेनेशन की जिसमें ज़रूरत थी। कुछ इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये बेटा सेकंड पैराग्राफ इसका। डाइवर्सिटी क्या है बेटा? डाइवर्सिटी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत से टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप जब भी देखोगे अपने अर्थ पे आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखोगे, आपको कितने टाइप के हैबिटेट मिलेंगे, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे। वाटर में भी कुछ मैरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है। कुछ लैंड पे जो लैंड के ऊपर रहने वाले अर्थ पे, कुछ अर्थ के अंदर रहने वाले। कुछ आर्बोरियल हैं, कुछ एरियल हैं, ऐसे। अब इनकी साइज और शेप भी अलग अलग है। कुछ इतने छोटे छोटे हैं तो इतने छोटे कि दिखाई भी ना पड़े नेकेड आइज से, और कुछ इतने बड़े हैं कि आप जैसे व्हेल। तो ये सब तो जो ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पर, वो सब बॉडी स्ट्रक्चर, साइज में और हैबिटेट में। हैबिटेट का मतलब है जहाँ वो रह रहे हैं उस अपने वासस्थान में, और फीडिंग हैबिट में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ये सब अलग अलग हैं। तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइंस देखते हैं, सब यही सब लिखा हुआ है। You look around with large variety of organisms with एक सेकेंड, potted plants, insect, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see. मैंने कहा ना, कुछ ऐसे हैं जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं। जो अपने आसपास के आप ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनको आप, कुछ ऐसे हैं जो नेकेड आइज हैं, और कुछ हैं बहुत बड़े हैं। तो ये आपके अराउंड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो इंसेक्ट, बर्ड्स और आपके पेट्स और अदर एनिमल्स और प्लांट्स, इन सबको आप देखोगे तो आपको देखोगे कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म। द रेंज ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ये रेंज का मतलब है जिसे आप अपने आसपास देख रहे हैं, फिर आप अपने थोड़ा और दूर में देखते हैं, फिर आप पूरा ग्लोबली आप इनको देखें। जैसे मैंने कहा ना, कुछ ओशियन में रहने वाले, कुछ वाटर, अदर फ्रेश वाटर में रहने वाले, कुछ लैंड पे रहने वाले। तो सब आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी डाइवर्सिटी मिलेगी। इफ़ यू were visit a dense forest, you would probably see a much kinds of living organism. आप अगर फॉरेस्ट में देखेंगे तो बहुत टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट एच स्पीसीज। तो ये लाइन बेटा, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रही है? जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, जितने भी, वो सभी क्या हैं? एक स्पीसीज है। जैसे आपने मैंगो ट्री देखा तो मैंगो ट्री क्या है? एक स्पीसीज है। आपने फ्रॉग देखा तो फ्रॉग क्या है? एक स्पीसीज है। आपने स्नेक देखा तो स्नेक क्या है? एक स्पीसीज है। लायन देखा तो लायन क्या? एक स्पीसीज है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट वो सब एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइप्स ऑफ स्पीसीज मतलब है बायोडाइवर्सिटी। तो अब आगे देखो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये अभी तक बेटा जितने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं, तो ये रेंज ऐसी बताई जाती है कि 1.7 to 1.8, यानी 17 से 18 लाख 18 लाख स्पीसीज हैं इस अर्थ पर अभी डिस्कवर है। बट डिस्कवरी अभी चल रही है, कुछ अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं जो लगातार डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये अब तक की डिस्कवर्ड नंबर है। तो बेटा अब देखो, ये 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म टाइप के, और सभी अलग अलग। तो क्या बेटा इनकी स्टडी करना पॉसिबल है? नहीं है। एक साथ एट ए ग्लांस अगर आप इनकी स्टडी करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक ब्रांच डेवलप की गई, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। दिस रिफर बायोडाइवर्सिटी किस, क्या ये जो डाइवर्सिटी है क्या है? ये जो नंबर है, और ये नंबर जो लिखा है ध्यान देना, ये नंबर जो है ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का नंबर नहीं है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का नंबर है, ये स्पीसीज का नंबर है। तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी, यही डाइवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं।
ऑर्गेनिज्म के बीच में, क्योंकि ये जो मैंने सही 17 से 18 लाख या 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या एक जैसे हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट, इन सब में ये अलग अलग है। सो दिस इज डाइवर्सिटी एंड दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसके स्टडी करने के लिए जो एक ब्रांच है उसको नाम है बेटा टैक्सोनॉमी। अब हम अभी आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बायो एंड द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड ओल्ड वन न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूली टू बिगिन आइडेंटिफाई। अभी मैंने क्या कहा था कि अभी क्या हुआ कि पुराने ऑर्गेनिज्म जितने डिस्कवर हुए हैं तो उनकी हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं, बट नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी लगातार हो रही है और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, तो जब टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमी में बेटा हमें टैक्सोनॉमी में मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहला मुझे पढ़ना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा एफिनिटीज। ये 4 पॉइंट्स पे मुझे टैक्सोनॉमी पूरी डील करनी है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म को पहचानना, मतलब टू नो द कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू नो द कैरेक्टर्स। हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखेंगे तभी तो उसको पहचानेंगे। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म मुझे मिलेगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म नोन है तो नाम निकल के आएगा। जैसे मैंने फ्रॉग देखा तो मैं उसके कैरेक्टर को देखूंगा कि उसमें 4 लेग्स हैं और उसकी स्किन मॉइस्ट है, कूद कूद के चल रहा है, ऐसा है, तो मैं कहूँगा ये फ्रॉग है, क्योंकि मैं उसको पहचान गया ना, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। क्यों, कैसे, उसके कैरेक्टर्स को देखो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। तो अगर नोन है तो उसका नाम निकल कर आएगा अपने आप, और अगर अननोन है तो किसी कैरेक्टर को बेस बनाकर उसका हम नाम देंगे। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के बाद फिर मैं उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करूँगा और उसके बिलोंगिंग ग्रुप में उसको मैं स्टेब्लिश करूँगा, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर मैं देखूँगा एफिनिटीज़ की, अदर ग्रुप के साथ उसकी क्या रिजेम्बलेंस है, क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एफिनिटीज़। सो इन 4 मुद्दों पे मुझे टैक्सोनॉमी की स्टडी करनी है। तो हम लोग आगे देखते हैं। As started earlier, there are millions plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area, but their local names. ये अब बात नॉमेनक्लेचर की आ रही धीरे धीरे। ये एनसीईआरटी धीरे धीरे उस तरफ जा रही है कि आपको नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया हुआ, बट इस यहाँ पे थोड़ी सी भूमिका है। क्या है, ये एनसीईआरटी करेगी कि आपके पास आसपास हमने बहुत से एनिमल, बहुत से प्लांट देखे होंगे, क्या आप उनको पहचानते हैं, उनके नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप उनको उनके लोकल नाम से बुलाते होंगे। जैसे आपने कहा मैंगो, तो मैंगो आपने उसको आम, या आप अपने लोकल में उसको आम कहेंगे, इंग्लैंड में उसको मैंगो कहा जाता था, अभी अपने आप ही कहा जाता है। अदर स्टेट्स में उसका हो सकता है किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता हो। आपने कुत्ते को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली ऐसे बोलते। तो अब हर एक जगह पर लोकल नेम से बुलाया, जिसको देसी नाम बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाता है। और देखो, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विद इन कंट्री टू कंट्री, विद इन कंट्री एंड कंट्री टू कंट्री। यहाँ पे ये नहीं लिखा, मैं आगे वो ऐड कर रहा हूँ मैं। विद इन ए कंट्री यानी अपने देश में अलग अलग जगह पर एक ही प्लांट या एनिमल का नाम अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे अगर आप यूपी में हैं तो तुरई कहेंगे, बिहार में चले जाएंगे तो उसको ननुआ कहेंगे, उसी तुरई को महाराष्ट्र में चले जाएँ तो उसको दोड़का ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत सारे एक ही प्लांट के अलग अलग नाम हैं एक ही कंट्री में, विद इन ए कंट्री, बट बियॉन्ड द कंट्री यानी कंट्री टू कंट्री उसके नाम भी अलग अलग हैं। तो प्लेस के अकॉर्डिंग हर एक जगह पर एक प्लांट या एनिमल के नाम होते हैं और उसको देसी नाम या लोकल नेम से जाना जाता है। अब क्या है, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन ऑफ word be created if we did not find ways and means to talk each other to refer organism we are talking about। हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि हम अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। अब जिससे क्या होता है कि कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है तो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो क्या बेटा अब कोई देश जापान, जैसे कि कबूतर है, कबूतर को हम लोग यहाँ कबूतर कह रहे हैं, कोई इंग्लैंड वाला पिजन बोल रहा है, हालांकि अब हम लोग पिजन बोलते हैं, जापान वाला सुजून बोल रहा है, अलग अलग नाम से उसको बुला रहे हैं। तो हर देश के साइंटिस्ट उसको समझ नहीं पाएंगे किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है।
किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम होना चाहिए। तो ये स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। ये है नोमेनक्लेचर। तो जो बेटा नोमेनक्लेचर है, ये जो नोमेनक्लेचर है ये नाम को यूनिक बनाने के लिए, यूनिवर्सल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि हर देश में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो साइंटिस्ट भी या कोई भी जो बात कर रहा है उसके बारे में वो कंफ्यूज होता है कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही। तो हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world। ऐसा नाम रखा जाए किसी ऑर्गेनिज्म का जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से एक स्टैंडर्ड बन जाए, एक मानक बन जाए और उसी नाम से उसको बोला जाए। तो ये नाम कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोला जाता है। किस प्रोसेस को, नाम रखना, ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, यूनिक नाम रखना। जैसे हम अलग अलग नाम से, देसी नाम से बुलाते हैं तो बुलाते रहें, आम को आम बुलाएं, अमरूद को अमरूद बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक यूनिवर्सल नाम रखा जाए जिसको साइंटिफिक लेवल पर यूज किया जाए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर नेशनल साइंटिफिक स्टडीज़ में हर जगह पर उसको यूज किया जाए, जिससे ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हर देश में, हर जगह पर, हर स्थिति में वही नाम एक्सेप्टेड होगा। जो नाम हम रखेंगे एक नाम, वो यूनिक नाम होगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली nomenclature or naming only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अभी मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया ना, टू नो द कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन मीन्स नो द कैरेक्टर्स। आई रिपीट, आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू नो द कैरेक्टर्स। जब तक हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको पहचानेंगे कैसे। मुझे पता होना चाहिए ना हाथी की कितनी पूंछ होती है, कि कान होते हैं, कि सूंड होती है। तो ये कैरेक्टर्स हैं। 4 पैर होते हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। उसका कलर कैसा होता है, वो कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये सब प्लांट में भी है। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर है कि नहीं है, फ्लावर है तो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, स्टेमन है कि नहीं है, कितने हैं, फ्लावर क्लोज है कि ओपन है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स की बेसिस पर मैं उसको पहचानूंगा। तो ये पहचानना क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब टू नो द कैरेक्टर्स। तो मुझे जब तक मैं कैरेक्टर नहीं जानूंगा तब तक मैं नाम भी नहीं रख पाऊंगा। नेमिंग की जाती है किसी न किसी कैरेक्टर को बेस बनाकर। जैसे आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरेसम रखा गया, तो ट्यूबरेसम उसकी एक स्पीसीज़ है और सोलेनम मोलेंजेनम अलग स्पीसीज़ है। सोलेनम मोलेंजेनम मतलब बैंगन, ट्यूबरेसम मतलब आलू। दोनों सोलेनम है, दोनों सोलेनेसी के प्लांट्स हैं। अब 5 कैरेक्टर को बेस बना करके सोलेनम रखा गया। सोलेनेसी फैमिली के जो 5 स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको पता होगा, प्लस एक कैरेक्टर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए उसको ट्यूबरेसम रख दिया गया। तो ये जो किसी कैरेक्टर को बेस बना करके नेमिंग की जाती है बेटा, तो नेमिंग करने के लिए कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये इस लाइन का मतलब हुआ। ये पॉसिबल तभी है जब हम उसको पूरे करेक्टली ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसका किसी कैरेक्टर को बेस बना करके नाम देंगे। तो ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो 4 स्टेप मैंने बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बाद में, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नेमिंग करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब बेटा मुद्दा ये है कि जब हम आइडेंटिफाई मैंने कर लिया, मुझे नाम रखना है, तो नाम हम किस बेसिस पर रखेंगे, इसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। एक सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने और उस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसी के बारे में अब बात होगी। अब ये जो आगे की 2-3 लाइन समर्पित हैं वो कैरोलस लिनियस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। देखो, In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure as assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world। क्या हुआ बेटा कि साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत साइंटिस्ट ने मिल करके नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर दिया और उसको कहा कि साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम है तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए सभी बायोलॉजिस्ट
से, अब दुनिया भर के साइंटिस्ट में जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको उनके लिए एक्सेप्टेबल है। तो अभी क्या हुआ कि साइंटिफिक नाम रखा जा रहा है, अभी कोई ये नहीं श्योर हुआ कि कैसा नाम रखा जाएगा। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN। अब बेटा ICBN का नाम यहाँ पर पहले ही आ गया है। मैं कैरोलस लिनियस के बारे में बात करूँगा, इससे पहले ICBN की बात कर लेता हूँ। पहले जब दिखा ये ICBN ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये देखो बेटा, जब कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया सबसे पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग की गई। फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिस्ट जब नाम नॉमेनक्लेचर करने लगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती थी। तो जो कैरोलस लिनियस ने नॉमेनक्लेचर किया था, उन्होंने जो रूल्स को फॉलो किया था, उन्हीं रूल्स को इस्टेब्लिश करके एक बुक बनाई गई। उसका नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें बॉटनी से रिलेटेड यानी कि प्लांट के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इसी को फॉलो करके नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब अगर आज की तारीख में आपको कोई प्लांट मिले और उसका नॉमेनक्लेचर आपको करना हो, तो किसी कैरेक्टर को बेस बनाकर आप अगर नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे, तो आपको ICBN के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा। ये रूल्स दिया था कैरोलस लिनियस ने, आगे NCERT में लिखा होगा, मैं भी देखूंगा। तो ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब एग्ज़ाम में जब बेटा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बट पूछा जाता है तो ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि अगर बच्चे ने इसको केयरफुली नहीं पढ़ा है तो वो गलती करता है। कैसे? आई के लिए जो ऑप्शन होता है उसमें आई इंटरनेशनल और एक ऑप्शन में इंडियन भी लिखा होता है। अब बच्चे कन्फ्यूज होता है कि इंटरनेशनल था कि इंडियन था। फिर होता है बच्चे कि सर ने तो इंडिया में पढ़ाया था तो फिर इंडियन ही होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इंटरनेशनल होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल। फिर ये आती है सी, तो सी के लिए एक ऑप्शन में लिखा होता है कोड, एक ऑप्शन में लिखा होता है काउंसिल, एक ऑप्शन में लिखा होता है कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, इंटरनेशनल ऐसे कोड ऑफ लिखा होता है। तो वहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, कोड सिलेक्ट करना, कोड, ये राइट है। काउंसिल या कांग्रेस कुछ भी नहीं। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बी में। बी से एक ऑप्शन में आपको बायोलॉजिकल भी मिलेगा और एक ऑप्शन में आपको बॉटेनिकल भी मिलेगा। तो सही क्या है? बॉटेनिकल है, क्योंकि अब याद कर बच्चा भूल जाता है कि जो बायोलॉजिकल क्यों नहीं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो बायोलॉजिकल सबका होता है। तो याद रखना बेटा, जूलॉजिकल यानी कि एनिमल के लिए अलग है, वो है ICZN, उनके लिए अलग बनाया हुआ है, उनके लिए अलग बनाया हुआ है बेटा। उनको उसको क्या बोलेंगे? ICZN बोलते हैं। तो ICBN और ICZN, तो ये बिल्कुल सब इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे होगा बॉटेनिकल, यहाँ पे होगा जूलॉजिकल, एन फॉर नॉमेनक्लेचर। तो ये है, तो बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर नहीं है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, और यहाँ पर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये है ICBN, यहाँ तक हो गया था ना। तो यू में आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड। अब जैसे मैंने कहा कि ये बॉटिकल नॉमेनक्लेचर, तो NCERT कहते तुम ये पूछ सकते हो कि फिर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, एनिमल्स का नेम कैसे, हाउ आर एनिमल्स आर नेम्ड, एनिमल का नाम कैसे रखा जाएगा। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN, जैसे मैंने बताया ना भी ICZN होता है। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करने बॉटनी के लिए, प्लांट के लिए ICBN है, और इसी तरह एनिमल के लिए ICZN है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये इंश्योर करना होता है साइंटिफिक नेम में कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा और वो हर जगह उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। किसी भी, अब क्या होता है कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करना आपको, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में, ठीक है, तो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको उसी नाम से ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाएगा, और एक उसी नाम जो कि साइंटिफिक नेम है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए ICZN और ICBN के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू द पीपल, हाँ ठीक है, ये तो हो गया ना बेटा। एनी पार्ट ऑफ द वर्ड अराइव सेम नेम, उसी नाम से आपको बुलाना पड़ेगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, हाँ जो नाम आपने एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया है वो नाम आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपने राणा टिग्रिना दे दिया है फ्रॉग को, तो फिर राणा टिग्रिना फ्रॉग ही रहेगा, आप स्नेक को राणा टिग्रिना नहीं कह सकते, उसके लिए कोई दूसरा नाम आपको रखना पड़ेगा। तो ये है, आप उसी, ये यूनिवर्सल एंड यूनिक नाम कैसे होगा, यूनिवर्सल और यूनिक। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह एक्सेप्टेड दुनिया के किसी भी कोने में, और यूनिक का मतलब वही नाम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के लिए होगा। अब बेटा यहाँ से कैरोलस लिनियस का मुद्दा शुरू होता है। इस पैराग्राफ से क्या है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नो a known organism. Each name has two components, the generic name and specific epithet. देखो ये जो दो, हर एक ये बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ शुरू हुआ है। यहाँ आगे पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का नाम दो स्टेप में लिखा जाएगा। पहला होगा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होगा वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा या टाइप किया जाएगा, तो इटैलिक में टाइप किया जाएगा। इटैलिक में क्यों टाइप किया जाएगा, इटैलिक में टाइप इसलिए किया जाएगा क्योंकि उसको लैटिन ओरिजिन को शो करना होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसमें लिखा है, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो क्या जेनेरिक नेम ये हुआ, और स्पेसिफिक एपिथेट प्रोवाइडिंग नेम टू कंपोनेंट कॉल बायनोमियल, क्योंकि दो कंपोनेंट में नाम है इसलिए क्या कहेंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। दिस नेमिंग ऑफ सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रूल दिया था, ये जो सिस्टम है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी साइंटिस्ट, सभी बायोलॉजिस्ट इसको फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। अब ये बहुत ही कन्वीनियंट, सुविधाजनक लगा। दिस फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, सुविधाजनक पाया गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदा पहला ये कि आपको ये दो कंपोनेंट में नाम लिखने से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहली बात तो उसकी जीनस का पता चल गया, उसकी स्पीसीज़ का पता चल गया। जीनस के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए जिन नाम से आपको कैरेक्टर पता चल जाएगा। स्पीसीज़ भी किसी कैरेक्टर को बेस बना के रखा गया इसलिए कैरेक्टर आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा, ये नाम यूनिवर्सल हो जाएगा, नाम यूनिक हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। यहाँ तक let us take example of mango to understand the way of providing scientific name better। ये कह रहे कि हम मैंगो का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैंगो का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने समझाया है। let us know how biological name scientific name is mango written in मैंगीफेरा इंडिका। देखो इसमें कैसे इटैलिक में लिखा है इसलिए उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया। अगर हम ऐसे लिखेंगे मैंगी, देखो ये गलत हो गया ना, ये कैपिटल होना चाहिए। मैंगी फेरा, इसको अंडरलाइन करेंगे, इंडिका इसको अंडरलाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को देख लेते, मैंगीफेरा इंडिका है तो लिखा हुआ है। लेट अस हाउ इज बायोनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, जो मैंगीफेरा है वो जीनस है, वाइल इंडिका इज क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकुलर स्पीसीज, ये स्पेसिफिक एपिथेट है।
जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। अदर यूनिवर्सल रूल और नॉमेनक्लेचर आर, ये आगे का रूल है। पहले तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो दो कंपोनेंट में रखा जाएगा, दो वर्ड होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, जैसे मैंगीफेरा दूसरा इंडिका। तो फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जिसको जेनरिक नेम बोलेंगे। दूसरा जो वर्ड होगा, कंपोनेंट होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। जेनरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अब देखो ये रूल्स पढ़ लेते हैं, वही रूल्स हैं जो मैंने बताया। देखो है कि नहीं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन इन रिटन एंड इटैलिसाइज, दे आर लैटिनाइज्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहली बात तो ये है कि ये लैटिन जो कैरोलस लिनियस ने लिखा है, जो नेमिंग की है वो बेटा लैटिन लैंग्वेज में की थी, क्योंकि उन्होंने बुक लैटिन लैंग्वेज में लिखी पूरी। अब बुक लैटिन लैंग्वेज में लिखी है तो नेम भी लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, तो आज भी इनको लैटिनाइज किया जाता है, ये शो करने के लिए कि वो लैटिन ओरिजिन के हैं। कहा जाता है कि कैरोलस लिनियस का पहले नाम था कार्ल वान लिने। ये जो कैरोलस लिनियस आप देख रहे हो, ये नाम था कार्ल वान लिने, अब हो गया कैरोलस लिनियस। अब कुछ लोग कहते हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर करने की वजह से इन्होंने अपना नाम भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रख लिया है, कैरोलस लिनियस। बस ऐसा नहीं, इन्होंने ये लैटिन लैंग्वेज में बहुत सारा काम करने की वजह से इनका नाम लैटिनाइज हो गया है। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, हाँ, बट लैटिनाइज हो गया है लैटिन लैंग्वेज में काम करने की वजह से। तो ये पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नाम को लैटिनाइज किया जाएगा और इसलिए उसको इटैलिक में लिखा जाता है। ये मैंने बोला ना कि उसको आप अंडरलाइन करेंगे अलग अलग। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक। ये मैंने बताया ना, पहला क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, दूसरा स्पेसीज को, जिसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। Both words are biological in a biological name when handwritten or is separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए उनको या तो आप अंडरलाइन करेंगे या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने कहा ना कि अलग अलग अंडरलाइन करना, एक ही में नहीं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो आप पूरा एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, पहले मैंगीफेरा अलग और इंडिका अलग, तब ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ये बेटा रूल्स हैं कुछ जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। ये भी मैंने बताया ना कि ये मैंगीफेरा है तो इसको कैपिटल लेटर से, और इंडिका का आई स्मॉल लेटर से, ऐसे। वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल लेटर, it can be illustrated with an example of Mangifera indica। ऐसे मैंगीफेरा इंडिका से लिखा जाता है। अब बेटा क्या प्रॉब्लम होती थी कि कुछ साइंटिस्ट जब नाम लिखते थे, नॉमेनक्लेचर करते थे, तो नॉमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम ये आती थी कि वो लास्ट में स्पीसीज की जगह पर अपना नाम लिख देते थे। जैसे मान लो मैंगीफेरा सुब्रमण्यम ने किया तो सुब्रमण्यलिस लिख दिया, या डिसूजा ने किया तो डिसूजियस लिख दिया, ऐसे करके। तो अपने नाम, साइंटिफिक अपने नाम को स्पीसीज के जगह पर लिख देता था लैटिनाइज करके। जैसे सुब्रमण्यम को लैटिनाइज कर दिया और सुब्रमण्यलिस लिख दिया। तो इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि एक इन्फॉर्मेशन खो जाती थी। अब साइंटिस्ट के ऊपर आप ये दबाव भी नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता कि आप अपना नाम ना डालें। वो कहेगा फिर जाओ मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर, मैं नॉमेनक्लेचर ही नहीं कर रहा, खुद ही कर लो, तो क्या कर सकते हैं आप उसका। तो इसके लिए क्या है कि एक रूल बनाया गया कि आप अपना नाम डालें, क्या करेंगे, आप अपना नाम डालिए नॉमेनक्लेचर में, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे आपने कहा कि मैंगीफेरा, तो आपने ये डाल दिया मैंगीफेरा, ठीक है, फिर डाल दिया इंडिका जो इसकी स्पीसीज है, फिर आप अलग से यहाँ अपना नाम अलग से डालो। तो ये एक तरीका बनाएगा। तो ये भी एक रूल है जो कि ICBN में है, कि ICBN जो आप कोड पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल आपको मिलेगा। यहाँ पे आगे मेंशन भी है, आप देखेंगे। देखो क्या है, द नेम ऑफ ऑथर
appears after the specific epithet that is the end of the biological name and is written is an abbreviated form. Example Mangifera indica Lin, है ना, वही आया ना बेटा। देखो क्या है कि साइंटिस्ट का नामनक्लेचर जो आपने 2 कंपोनेंट पे किया है वो ठीक है, और स्पीसीज जो जीनस और स्पीसीज लिखा है उसके बाद साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा, वो भी कैसे, अब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। जैसे लीनियस है तो लीनियस का लिन, सुब्रमण्यस का सुब, SUB ऐसे करके किसी भी साइंटिस्ट का लिख सकते हैं। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा है, ये मैंगीफेरा, ये इंडिका, ये लिन। तो जो लिन लिखा है बेटा, ये लिन क्या शो कर रहा है, ये लिन शो कर रहा है कि दिस स्पीसीज वाज डिस्कवर्ड बाय एंड डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। सो ये एक रूल आ गया, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो ये रूल भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में शामिल। अब आप कोई भी साइंटिस्ट अपना नाम नहीं लिखता है स्पीसीज की जगह पर, वो पूरा नाम लिखता है कंपोनेंट और अपना नाम बाद में ऐड किया। अच्छा, जो साइंटिस्ट ये काम करके चले गए, जैसे लिनियस ने बहुत सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन करके चले गए, डिस्क्राइब करके चले गए, नॉमेनक्लेचर करके चले गए, क्लासिफिकेशन करके चले गए। अब उनका नाम हम लिखते हैं तो उनके आगे लिन लिखते हैं उनके रिस्पेक्ट में। जैसे मैंगीफेरा इंडिका बहुत पहले लिखा था उन्होंने, लिनियस ने, बस उनके नाम के आगे मैंने लिन लिख रहा हूँ, मैं लिन लिखूँगा। देखो, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ऐसे। अब शुरू होगा क्लासिफिकेशन। देखो बात यह है कि मैंने कहा ना कि बड़ी ह्यूज डाइवर्सिटी है, 17 से 18 लाख मिलियन स्पीसीज हैं, वो भी सब के सब अलग अलग। तो इनको हम एक साथ स्टडी कैसे कर पाएंगे? तो स्टडी करने के लिए, टू कन्वीनियंट ऑफ स्टडी, वी ग्रुप्ड इन द वेरियस स्मॉल ग्रुप्स, डिफरेंट बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं इनको डिवाइड करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ इट देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जब हम उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर अरेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। तो नया टॉपिक हमारा होने वाला है इसमें क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में मैंने तुम्हें तीन टॉपिक बताए थे, 4 बताए थे, वैसे 3 सबसे पहला तो क्या, जो 3 इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। तो आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया, टू नो द कैरेक्टर, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, और नॉमेनक्लेचर में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब नंबर है पढ़ने का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है, और ये जो कि बड़ा मुद्दा है, और आगे का पूरा चैप्टर क्लासिफिकेशन पे ही है। आपको रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सा, ये सब पढ़ना। टैक्सोनॉमिक एड भी पहले थे, वो नहीं है, बट पूरा टैक्सोनॉमी आपको आगे पढ़नी है क्लासिफिकेशन में के फॉर्म में, ठीक है। फिर ये चैप्टर फिनिश, अब ये नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर में फिनिश करूँगा। आज इतना ही रखते हैं, और आप ये पढ़ते रहें। और फिर भी किसी लाइन में, अगर वैसे मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, अगर आपको किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।